वेलकम टू करियर सपोर्ट। ये साइंस लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग डिफरेंट एग्जाम्स जैसे WBCS, क्लर्कशिप, मिसलेनियस, फूड एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, which of the following is not a unit of distance? Light year, parsec, furlong and jiffy। और राइट आंसर इज जिफी। तो बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइट ईयर क्या है? लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट ईयर कहते हैं। फर्लॉन्ग एक डिस्टेंस का यूनिट है। परसेक लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। तो इनमें से जो जिफी है वो टाइम का यूनिट है। अच्छा, 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को रिकॉग्नाइज किए थे। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते किसे? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट है रेडियन एंड स्टेराडियन। डेराइव्ड यूनिट क्या है? डेराइव्ड यूनिट वो क्वांटिटीज होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं। और ऐसे हम लोग कुछ फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटीज और यूनिट देख लेते हैं। जैसे पावर का यूनिट होता है वाट, वर्क का जूल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, प्लैंक्स कांस्टेंट का जूल सेकंड एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जूल पर केल्विन। ये एक चार्ट दिए हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर, एक एटॉमिक मास यूनिट कितना केजी के बराबर। तो एक जगह दे दिया मैंने, एक लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 बैरल इज इक्वल्स टू 159 लीटर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में एमयू कहते हैं, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.45 केजी, या 1 केजी इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं 2.2 पाउंड। केजी मतलब पाउंड। 1 चंद्रशेखर लिमिट, उसका फॉर्मूला होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन होता है हमारे पास 2 इंटू 10⁻30 केजी। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट हो जाता है 2.8 इंटू 10⁻30 केजी। 1 Perseus equals to 3.26 light year. 1 Fermi is equals to 10⁻⁻15 meter. 1 mile is equals to 1.6 kilometer. Next question, Curie is the unit of radioactivity, temperature, heat and energy. And the right answer is radioactivity. तो रेडियोएक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस बनता है और एनर्जी रिलीज करता है। इस रेडियोएक्टिविटी फेनोमेनन का ऐसा यूनिट जो है वो है बेकरेल, और अदर यूनिट है रेडियोएक्टिविटी का क्यूरी एंड रदरफोर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे हु कॉइन्ड द टर्म रेडियोएक्टिविटी? तो मैडम क्यूरी। विच इज द लाइटेस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट? वो है ट्रिटियम, जो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो मैडम क्यूरी ने डिस्कवर्ड किया था वो है पोलोनियम एंड रेडियम, और ये रेडियम वही मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। और एक ऐसा रेडियो आइसोटोप जो बॉडी में ब्लड क्लॉट्स डिटेक्ट करता है वो है सोडियम Na24। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए कि सही सिस्टम के हिसाब से 1960 में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को रिकॉग्नाइज किए थे, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होंगे उनके। लाइट ईयर क्या है? लाइट एमिटेड बाय सन इन 1 ईयर, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, एंड टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन। तो ऑप्शन के हिसाब से सी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, तो एलॉय से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे ब्रोंज किसके एलॉय है? कॉपर जिंक, टिन जिंक, कॉपर टिन या आयरन एंड जिंक। द राइट आंसर इज कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग, तो ये एलॉय रिलेटेड सोल्डर किसका एलॉय है? आयरन कॉपर, आयरन जिंक, टिन कॉपर या टिन लेड। तो सही जवाब है टिन लेड। तो और भी कुछ एलॉय देख लेते हैं हम लोग, जैसे ब्रास किसका एलॉय? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। आर्टिफिशियल गोल्ड है कॉपर और एल्यूमिनियम का। गन मेटल है कॉपर, टिन एंड जिंक का। जर्मन सिल्वर है निकेल, कॉपर एंड जिंक का।
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर रहता है, तो आंसर होगा 0%। नाइक्रोम का होता है निकेल, क्रोमियम एंड आयरन, और सोल्डर का लीड और टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम क्लॉक दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ इज टेकन टू द मून, इट विल रन। अच्छा, किसी पेंडुलम क्लॉक को हम लोग अर्थ से मून में लेकर गए, उसका टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सवाल है। अच्छा, इस सवाल को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे जी का वेरिएशन क्या होता है, तो जी का वैल्यू, जी क्या है, जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जी का जो वैल्यू होता है वो अर्थ सरफेस पे होता है मैक्सिमम, तो मान लेते हैं अर्थ सरफेस में जी का वैल्यू है मैक्सिमम, और इस जी का वैल्यू कहीं होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट में जाए या अर्थ के डेप्थ में जाए, जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होते होते अर्थ के सेंटर में जी का वैल्यू कितना हो जाता है, अर्थ के सेंटर में जी का वैल्यू हो जाता है 0। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये होता है इक्वेटर, अरे हैं हमारे पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इक्वेटर में जी का वैल्यू होता है हमारे पास मिनिमम, और पोल में जी का वैल्यू होता है मैक्सिमम, सेंटर में 0। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मिनिमम इक्वेटर में, पोल में होता है मैक्सिमम। तो अगर सवाल पूछा जाए कि जी का वैल्यू अगर इक्वेटर से हम लोग पोल में गए तो जी का वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा। या उल्टा पूछा जाए पोल से इक्वेटर में आए तो जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। अच्छा, पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, पेंडुलम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करता है। जैसे पेंडुलम यहाँ से शुरू हुआ फिर वहीं पे आ गया, तो जहाँ से शुरू किया उस पोजिशन में फिर वापस आने में उसको टाइम लगता है, मान लेते हैं टी, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पेंडुलम का टी टाइम लगता है। इस टी का जो फॉर्मूला होता है 2π√L/g। एल क्या होता है, एल होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यही एल को हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। जैसे यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग है और एक बॉब है, तो ये होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से डिनोट करते हैं, और ये होता है रेडियस ऑफ बॉब। तो ये इफेक्टिव लेंथ होता है ये पूरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकंड, और जो लेंथ होता है सेकंड पेंडुलम में नियरली इक्वल्स टू 1 मीटर। अच्छा, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π√L/g। यहाँ पे कहीं फॉर्मूला में हम लोगों को मास नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, मास ऑफ दैट बॉडी। और यहाँ पे एक चीज बताना था कि जो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, उसका मून पे कितना वैल्यू होगा, तो मून पे वैल्यू होता है अर्थ का 1/6 टाइम होता है, तो अर्थ में जितना होगा मून का उसका 1/6 टाइम। हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो किसी पेंडुलम क्लॉक को हम लोग अर्थ से मून पे लेकर गए तो उसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, तो देख लेते हैं। अर्थ को इसका टाइम पीरियड रहा होगा टी ऑफ अर्थ 2π√L/g ऑफ अर्थ, और मून पे टाइम पीरियड क्या होगा 2π√L/g ऑफ मून। और हम लोगों को पता है कि जो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ का 1/6 टाइम होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ मून क्या हो जाएगा, √6 अगर बाहर आ जाए तो 2π√L/g ऑफ अर्थ, और ये क्या है, यही हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है। तो हम लोग देख रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ मून हो जाता है √6 टाइम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड इंक्रीज हो जा रहा तो घड़ी स्लो हो जाएगा, कितना स्लो हो जाएगा, √6 टाइम स्लो हो जाएगा। पेंडुलम से रिलेटेड और कुछ केस हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। या तो हम लोग एल पे कुछ चेंजेस आए या तो जी पे चेंजेस आए तो टाइम पीरियड के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। एल पे क्या चेंजेस आए, तो समर में क्या होता है, जब हम लोग हीट चैप्टर में देखेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन होता है मेटल का, तो लीनियर एक्सपेंशन की वजह से हीट लगने पर एक्सपैंड हो जाता है, तो लेंथ बराबर अगर इंक्रीज हो तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा समर में। लेंथ इंक्रीज होने की वजह से हमारा टाइम पीरियड भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन है, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब घड़ी स्लो हो जाएगा। विंटर में क्या होगा, लेंथ डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगा। जी चेंजेस की वजह से क्या इफेक्ट आ सकता है, तो जी चेंजेस की वजह से जैसे जी से कैसे हम लोग देखें, जी को पोल से इक्वेटर पे लेकर गए या इक्वेटर से पोल पे लेकर गए या अर्थ सरफेस पे कुछ ऑल्टीट्यूड पे लेकर गए या फिर डेप्थ पे लेकर गए, सारा केस हम लोग देख लिए। तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा सबसे हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ अर्थ में टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा। टाइम पीरियड देख लेते हैं, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g,
और जी का वैल्यू होता है सेंटर में 0, तो टाइम पीरियड हो गया हमारे पास 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पेंडुलम इनफाइनाइट टाइम लेगा, मतलब घर ही रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स अप इन अ स्विंग, जब एक पर्सन अगर सिटिंग पोजीशन में है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो स्ट्रिंग का लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, वो ज़्यादा होगा। लेकिन वो अगर स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और उसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या था हमारे पास, 2π√L/g। तो इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक सवाल आया था पीसीएस में 2021 में, ये पर्सन ऑन ए स्विंग स्टैंड्स अप, द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग। तो अभी हम लोग देखें कि सिटिंग पोजीशन से अगर स्टैंडिंग पोजीशन में जाए तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा अपवर्ड हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल ऑफ द अर्थ। अच्छा, इक्वेटर में क्या होता है, जी का वैल्यू हम लोग देखें मिनिमम होता है और पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो अगर हम लोग इक्वेटर से पोल पर लेकर गए तो वेट क्या होता है, वेट हुआ है हमारे पास मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जी। अगर इक्वेटर से पोल पर जी का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो वेट का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट्स वेट When a body raised upwards from the surface of the earth, it weighs। तो सरफेस में क्या होता है, ये सरफेस अगर हो जाए, सरफेस में जी का वैल्यू होता है मैक्सिमम, तो ये अपवर्ड जाए, हाइट पे जाए या डेप्थ पे जाए, जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसका वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, तो हाइट में जाएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। द वेट ऑफ एन आयरन बॉल ऑन अर्थ इज 12 kg, वेट ऑन द मून, वेट क्या होता है, जी अगर 1/6 हो जाए, जी ऑफ मून इज इक्वल्स टू जी ऑफ अर्थ का 1/6, तो वेट ऑफ मून भी कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ का 1/6, तो 12/6 इज इक्वल टू 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलैटोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, डायमेंशनल चेंज इन मटेरियल एंड थर्मल एनर्जी। राइट आंसर इज डायमेंशनल चेंज इन मटेरियल। व्हिच ऑफ दिस नॉट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, थर्मोमीटर सबको पता है टेम्परेचर मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है, और जो पिकोमीटर है लेंथ मेजरमेंट का यूनिट है, स्मॉलर यूनिट 10⁻12 मीटर। अच्छा, और कुछ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्यूटेरोमीटर, ब्यूटेरोमीटर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फैट इन मिल्क प्रोडक्ट्स, लक्स मीटर मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पायर हेलियोमीटर, ये गेस भी किया जा सकता है, जैसे हेलियो रूट वाटर सन का, तो यूज्ड टू मेजर द सोलर रेडिएशन, पायरोमीटर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नेफोस्कोप, नेफोस्कोप यूज्ड टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड, and oxynometer used to measure the growth of plant. Next question, dentists use what type of mirror, special mirror, plane mirror, concave mirror and convex mirror। The right answer is concave mirror। और कुछ एप्लीकेशंस ऑफ मिरर देख लेंगे, कॉन्केव मिरर और कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे सेविंग में डेंटिस्ट यूज करते हैं, हेडलाइट ऑफ कार, सोलर फर्नेस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, साइड एंड रियर व्यू ऑफ मिरर ऑफ द व्हीकल, रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रेट लाइट्स, ATM for security reasons। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्रीज्ड इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, दो तरीके का होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक ट्रांसफार्मर का कोर है, इस तरफ होता है हमारे पास प्राइमरी कॉइल और इस तरफ होता है सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज होता है, वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो पावर को एक सर्किट से, मतलब प्राइमरी सर्किट से दूसरे सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफर करता है। तो हमारे पास पावर क्या होना चाहिए, पावर कांस्टेंट रहता है, पावर कांस्टेंट रहता है। पावर क्या होता है, पावर होता है हमारे पास वोल्टेज इनटू करंट। अच्छा, पावर जब कांस्टेंट है तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, या वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब क्या, पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट डिक्रीज हो जाएगा, और वोल्टेज यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो सवाल था कि व्हाट इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंक्रीज होता है और करंट इंक्रीज होता है।
सवाल अगर रहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है. A Carnot engine operating between 27 degree centigrade and 120 degree centigrade has efficiency. कितना efficiency है Carnot engine? Carnot engine एक heat engine है और इस heat engine के efficiency का formula होता है 1 minus temperature of the sink by temperature of the source into 100. तो हम लोगों के पास जो कम टेम्परेचर है उसको हम लोग ऊपर दे देंगे और ज़्यादा वाला टेम्परेचर को नीचे. बस हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उसको हम लोग केल्विन में चेंज करके बैठाना है. तो सेंटीग्रेड से केल्विन का चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट 273 ऐड कर देना है. तो 27 प्लस 273 केल्विन, तो ये हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 127 प्लस 273 400. तो 1 माइनस 300 बाई 400, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 300 100 बाई 400 200, तो 1 बाई 4 इंटू 100 25%. तो BCS 2018 का क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन इस साल आया है कि कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड हैज एन एफिशिएंसी. तो ये होमवर्क रहा है आप लोगों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कि a bird is sitting in a wire cage of hanging from the spring balance. Let the reading of the spring balance be W1. If the bird flies about inside the cage, the reading of the spring balance becomes W2. तो हमारे पास एक फर्स्ट केस है जिसमें बर्ड जो है केज में बैठा है और दूसरे केस में बर्ड उस केज के फ्लाई कर रहा है. तो इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो पहला केस में होगा फोर्स ऑफ मतलब वेट ऑफ द केज प्लस वेट ऑफ द बर्ड, और दूसरा केज में जब बर्ड फ्लाई करेगा तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ स्प्रिंग, सिर्फ केज का वेट लगेगा, बर्ड तो फ्लाई कर रहा है नहीं लगेगा उसको. तो पहला केस में ये दोनों सम होता है W1 के बराबर और दूसरे में सिर्फ केज का वेट है W2 के बराबर. तो W1 इज ग्रेटर देन W2. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Combine the three resistors 5 ohm, 4.5 ohm, 3 ohm in such a way that the total resistance of this combination is maximum. तो रेजिस्टेंस को जोड़ के तभी मैक्सिमम वैल्यू होता है जब हम लोग उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े. और सीरीज कॉम्बिनेशन में बस सीधा सीधा उनको जोड़ देना, R1 प्लस R2 प्लस R3. यहाँ पे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब जोड़ेंगे तो कैसा होगा, उनका रेसिप्रोकल ऐड होता है. तो 1 बाई पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. यहाँ पे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और डिक्रीज हो जाएगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए सीधा सीधी जोड़ देना है. 5 प्लस 4.5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12.5. The density of the water 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 998 kg पर मीटर क्यूब और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 992 kg पर मीटर क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन हम लोग जो हीट चैप्टर में देखेंगे हीट का एक्सपेंशन, तो तीन तरीके का एक्सपेंशन होता है. लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, एरियल एक्सपेंशन को बीटा और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन को गामा से. तो जो डेंसिटी का चेंजेस आता है तो फाइनल जो डेंसिटी होता है इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टी. डेल्टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. तो फाइनल डेंसिटी कितना है? फाइनल डेंसिटी है 992 kg पर मीटर क्यूब. तो 992 और इनिशियल डेंसिटी कितना था? 998. तो 1 माइनस गामा और डेल्टी कितना है? 40 एंड 20. इसको केल्विन में चेंज करें नहीं करें एक ही बात है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा. कितना होगा? 20. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 992 998 माइनस 998 इंटू गामा. तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 998 इंटू गामा इंटू 20 इज इक्वल्स टू 998 विच इज इक्वल्स टू 6. तो यहाँ से गामा आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 998. तो 998 को अगर 1000 के नियरली कुछ तो हम लोग एज्यूम कर ले तो ये हो जाएगा 2 से काटते 3. तो 3 बाई 10 to the power 4 which is equals to 3 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. ये होगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं. थैंक यू.